वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का पाठ 2, जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ सिखाने वाली है। इसमें बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं, अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस पाठ में क्या बताया गया है कि कैसे हम अपना स्थान स्वयं बना सकते हैं। स्वयं का मतलब होता है अपने आप। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं और कहानी को समझते हैं। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, क्या कहा? मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि वह आदमी अच्छा हो। मतलब राजा ने कहा मंत्री से कि मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है और तुम्हारी निगाह में जो अच्छा लगे, जो मतलब तुम जिसे अच्छा समझते हो उसे ले आना, और जिसे लाओ ध्यान रखना कि वह बहुत ही अच्छा आदमी हो। ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? अपने मंत्री से कहा। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। इसका मतलब है कि जो वो मंत्री था वो खोज में निकल गया ऐसे युवक की कि जो बहुत अच्छा इंसान हो, जिसे वो राजा के पास ला सके। उसे एक युवक मिल गया। युवक मतलब एक जवान लड़का मिल गया, और वह लड़का कहीं पर नौकरी करता था। उसने उस लड़के की नौकरी छुड़वा दी और उससे वादा किया कि तुम्हें मैं एक ऐसी जगह नौकरी दिलवाऊंगा जहां तुम्हारी बहुत अधिक उन्नति होगी। और ये वादा करके वह राजा के पास उस युवक को ले गया। अब आगे क्या हुआ? बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात याद ही ना आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैं अब तो कोई बात नहीं की। ये बात समझ में आई? राजा अपनी बात को, जो उन्होंने कहा था मंत्री से कि एक युवक मुझे चाहिए जो बहुत अच्छा हो, इस बात को भूल गए। और मंत्री एक युवक को लेके आया, एक लड़के को लेके आया था। उसकी वो वहां पर नौकरी भी करता था। वह नौकरी को छुड़ा करके राजा के पास लाया, पर राजा तो भूल गया कि उसने ऐसा कुछ मंत्री से कहा भी था। अब बताइए, आप सोचिए कि इस समय मंत्री कितना परेशान हुआ होगा कि मैं तो इस युवक को नौकरी छुड़ा करके लाया और ये कह के लाया हूं कि तुम्हारी बहुत अधिक उन्नति होगी। अब राजा तो अपना जो है बात को ही भूल गए कि उन्होंने मुझसे किसी को लाने के लिए कहा था। अब आगे क्या हुआ? अब मंत्री कहते हैं, मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूं। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम है नहीं, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। अब बताओ, एक युवक जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, उसे वो मंत्री वहां से ये वादा करके लाया कि तुम्हें बहुत अच्छी जो है तुम्हारा जगह में तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। अब यहाँ पर तो जो राजा है, राजा कह रहा है कि तुम कह रहे हो तुम इसे चपरासी के पद पे रख लेता हूं, और पता उस काम के पैसे कितने देंगे राजा? केवल 15 रुपए। अब ये सुनकर मंत्री को तो बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। जो युवक था वो बहुत ही अच्छा था, नेक था, ईमानदार था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसी में संतुष्टि है कि मुझे यहाँ पर राजा की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। मैं इसी में खुश हूं। यह कहकर वह उस
नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल थी, क्योंकि राजा वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अब जो उस युवक को नौकरी मिली, कहाँ पर नौकरी मिली? एक दफ्तर में नौकरी मिली। जब मंत्री उस दफ्तर में उसे छोड़ने गए तो वो जो दफ्तर था वो बहुत ही गंदा था, वहां पर इतनी धूल थी, बहुत ही गंदा था। और ये देख करके जो मंत्री था उसे बहुत दुख हुआ कि मैं कैसी जगह इस युवक को ले आया हूँ। उस दफ्तर में राजा कभी नहीं आते थे और ना ही कोई काम करते थे। ये देख करके मंत्री को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जो युवक था वो बहुत खुश था और उसने जो मंत्री था उसके सामने जो है कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा जो है एहसानमंद हूं कि आपने मुझे यहाँ पर काम दिलाया। अब यहाँ पर देखिए, कोई और होता तो गुस्सा करता कि एक तो मेरी अच्छी खासी नौकरी छुड़ा करके मुझे यहाँ ले आए हो और नौकरी भी कहाँ दिलवा रहे हो? इस गंदे दफ्तर में दिलवा रहे हो, कितना गंदा है, कितना बेकार लग रहा है ना। लेकिन वो कितना अच्छा इंसान था, वो और मंत्री के प्रति कृतज्ञता जता रहा है। कृतज्ञता का मतलब होता है, यहाँ पर जो शब्द है ये कृतज्ञता, इसका मतलब होता है एहसान मानना। वो और उल्टे एहसान मान रहा है। तो समझो वो युवक कितना जो है ईमानदार, होशियार और नेक इंसान था। अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो ये अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, और जो नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो खत्म हो जाती है और आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। अब आगे क्या होता है? युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया, मतलब उसकी साफ सफाई की और उसे बहुत अच्छे से सजा दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास निजी पत्र आए थे। उनमें उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे। वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। पहले तो उस युवक ने उस कमरे को साफ किया, दफ्तर को साफ किया। बाद में उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे एक कोठरी मिली। कोठरी में उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे पत्र पड़े हुए हैं जो दूसरे राजाओं के यहाँ से आए थे, और वो जो लिफाफे थे उनके ऊपर सोने की पिचकारी, यानी सोने से कुछ सोने और रत्न जड़े हुए थे जो दूसरे राजाओं के पास से लिफाफे आए थे। जैसे आपके पास भी आते हैं ना, कहीं पर विवाह होता है तो शादी में जाने के लिए, विवाह में जाने के लिए लोग लिफाफे भेजते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लिफाफे वहां पर पड़े हुए थे जो राजा के पास आए थे। लेकिन उनमें एक खास बात थी कि उन पर जो है सोने की पिचकारी यानी सोना लगा हुआ था और रत्न जड़े हुए थे जो बहुत ही कीमती थे। तो अब युवक ने उन लिफाफों का क्या किया? युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए। यहाँ पर देखिए वह युवक किस प्रकार से सफाई कर रहा है। लिफाफों के ऊपर जो सोना चांदी था, जो रत्न थे, वो उसने उतरवाई कारीगरों से, बाजार में बेचा, जो पैसे मिले उससे कुछ सामान खरीदा और कुछ चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की जो हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किस रुपए से की है? दफ्तर के रुपए से हुजूर। ये कहकर राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। जब उस युवक ने इतना सब कुछ कर लिया, कमरे को बहुत अधिक सजा दिया, दफ्तर को शाही बना दिया, तो जो लोग काम नहीं करते हैं और ऐसे
जहाँ पर कुछ लोग काम नहीं करते और दूसरा कोई काम करने वाला आ जाए तो कहीं उस काम करने वाले की तारीफ ना हो जाए। ऐसे में जो आलसी लोग होते हैं, जो काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, उससे जलन भावना रख लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही लोगों ने, जो चुगलखोर थे, वो राजा से शिकायत कर दी कि वो जो है, जो नया युवक आया हुआ है, जो मंत्री ने नौकरी पर रखा है, वो बहुत सारे तुम्हारे पैसे लुटा रहा है। तो राजा गुस्से में आकर के उससे मिलने आता है और पूछता है कि तुमने जो है ये सारा सामान कहाँ से खरीदा है। तब युवक ने सारी कहानी सुनाई कि उसने पैसे कहाँ से जुटाए हैं। अब राजा को कैसे विश्वास हो जो ये कहानी युवक बता रहा है, तो इसके लिए उसने खजांची से गवाही दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। अब राजा खींच गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था और लापरवाही भी नहीं करता था और लापरवाही दूसरों को करने भी नहीं देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी के बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नजरों में गिर जाए। अब जो बेईमान लोग थे ना, उससे जो है चिढ़ने लगे, तो कि किस तरह से ये जो है युवक राजा की नजरों में गिरे, तो उस राजा से जाकर के उस युवक की चुगली कर दिया करते थे। इसलिए करते थे कि राजा को गुस्सा आ जाए और इस ईमानदार आदमी को ये निकाल दें और फिर हम आसानी से बेईमानी कर पाएं, क्योंकि इस युवक के चलते जो वहां पर बेईमान लोग थे राजा के पास, वो बेईमानी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो युवक था ना तो वो खुद बेईमान था और ना जो है दूसरों को बेईमान होने दे रहा था। हर काम वो बहुत ही होशियारी से करता था, ना लापरवाही करता था, ना लापरवाही करने देता था। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे किसी हालत में हों उसी हालत में ले आओ। समझ लो ये हमारा हुक्म है। अब जब बार बार सब लोग राजा से शिकायत कर रहे हैं कि ये जो है बहुत ही अच्छा इंसान नहीं है जो युवक आया है, तो राजा ने सोचा कि कुछ परीक्षा ली जाए, पता किया जाए कि कौन सही बोल रहा है। तब एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुला करके कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठा करके कमरे से ले आओ और वो जिस हालत में बैठे हों, जैसे भी बैठे हों, उसी हालत में लेकर के आओ। और उन्होंने कहा ये हमारा हुक्म है, और अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों उठा करके ले आओ, और कोई कालीन पर बैठा है, चौपड़ खेल रहा है, तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। ये राजा का हुक्म था, मतलब जैसे भी कोई जैसे भी बैठा है वैसे ही उसे उठा के लेके आओ। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? जब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया तो कोई नशे में था, कोई जुआ खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन जो उस युवक को उसने नौकरी पर रखा था, उसने उसको देखा कि वह एक जगह स्थान पर बैठा हुआ दिए की रोशनी में कुछ कागज में कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। तब राजा ने पूछा कि तुम इस समय कागज में मतलब क्या उलझे हुए हो, या इस कागज में क्या देख रहे हो? तब उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? उस युवक ने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी।
उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। कहानी का अंत समझ में आया? नहीं आया तो अभी विस्तार से समझिए। जब राजा ने सबको बुलाया तो सब नशे में थे, कोई जुआ खेल रहा था, लेकिन ये बैठा हुआ अपना हिसाब लगा रहा था। राजा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं हिसाब लगा रहा हूँ, मुझे 1 रुपए की गड़बड़ आ रही है। तो राजा ने 1 रुपया उसकी तरफ डाला कि लो अब तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, अब तुम जाकर के सो जाओ। तो उसने कहा कि 1 रुपया तो मैं भी डाल सकता था, हिसाब पूरा हो सकता था, लेकिन अगर इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई कि 1 रुपया कहाँ पर कम है तो इससे क्या होगा, लोगों का जो डर है वो खत्म हो जाएगा कि राजा तो कोई हिसाब किताब करता ही नहीं है, और जब राजा हिसाब किताब करता नहीं है तो हम कुछ भी इधर का उधर पैसा कर सकते हैं। तो उसने कहा कि इस तरह से अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी। तो ये बात सुनकर के राजा को बहुत खुशी हुई और उसने उस युवक को क्या बना दिया, राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो यहीं पर जो है ये कहानी समाप्त होती है। इसके जो लेखक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करते करते उच्च स्थान पर पहुंच जाओगे। अगर आप आलसी रहोगे तो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपकी ईमानदारी और अच्छे जो कर्म होंगे और जो आपकी मेहनत होगी उसी से आप उन्नति करते जाओगे और उन्नति के शिखर पर पहुंच करके अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। यही इस कहानी का उद्देश्य है। अब ये कहानी किसने लिखी है थोड़ा उनको भी जान लेते हैं कि ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कौन है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। इनका जो जन्म 29 मई 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडिया, पद यात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। और इनका जो निधन है वो 1995 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है माटी हो गई सोना, ये बहुत पूछी जाती है कि इसके लेखक कौन हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना की है। इनके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आज हम इस वीडियो में इस कहानी को ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तर समझेंगे कि किस तरह से इन प्रश्न उत्तरों को आपको कॉपी में लिखना है। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिए और जो दूसरी वीडियो है उसको भी आप जरूर देखना। उसमें आप जानेंगे कि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो किस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।